डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, डियर सेकेंड ईयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस को स्टडी किया था। और अल्सरेटिव कोलाइटिस मैंने आपको बताया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो एक तरह से इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम का टाइप है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का एक टाइप है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस एक तरह से कॉलन का इन्फ्लामेशन है, कॉलन का अल्सरेशन हो जाने की वजह से उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना और वहाँ के फंक्शंस का डिस्टर्बेंस होना, और जिसके अंदर स्पेशली ट्रांसफर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन्स जो है उसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमको ज़्यादा कॉजेज देखने को मिलते हैं। और क्लिनिकल फीचर्स में हमने ये देखा था कि हेरिडिटरी इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉसिबल कॉजेज, स्ट्रेस, सर्टेन फूड कैन ट्रिगर, राइट, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और आगे आज हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स इसके अंदर होते हैं। तो इटियोलॉजी हमने ये सारी चीज़ें देखी और आज हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इन पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगी, राइट, वो डाइजेस्टिव ट्रैक रिलेटेड डिसऑर्डर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक का सिम्टम्स मिलेगा, जिसमें फर्स्ट वन है एपेटाइट का लॉस हो जाना। फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है एपेटाइट का लॉस होना, एपेटाइट रिड्यूस्ड, एपेटाइट रिड्यूस्ड, जिसको अपन लॉस ऑफ एपेटाइट भी कह सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट या एपेटाइट रिड्यूस। भूख नहीं लगेगी। भूख क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि यहाँ पर फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, फूड प्रॉपर एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है और इंटेस्टाइन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, जिस कारण से पर्सन को लॉस ऑफ एपेटाइट होगी। सेकंड, जो पर्सन है उसकी इंटेस्टाइन्स इरिटेट होती है, राइट, इंटेस्टाइन इरिटेट होती है। और इंटेस्टाइन जब इरिटेट होती है तो वो डायरिया का सिम्टम्स भी शो करती है। क्या शो करती है? डायरिया। तो डायरिया भी हमने लिख लिया, राइट। सेकंड क्या सिम्टम शो करती है? डायरिया। फर्स्ट एपेटाइट लॉस हो जाना, सेकंड डायरिया। थर्ड हम लेते हैं कि पर्सन को बहुत सारा इसके अंदर फ्लूइड लॉस होता है। जब डायरिया होता है तो फ्लूइड लॉस बहुत सारा होता है, और फ्लूइड लॉस वाटरी डिस्चार्ज होने के कारण से और फ्लूइड लॉस होने के कारण से और लॉस ऑफ एपेटाइट होने के कारण से पर्सन का वेट लॉस भी होता है, क्योंकि उसे प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और प्रॉपर अमाउंट में उसके जो बॉडी बिल्डिंग के लिए असेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाती है। और इस कारण से पर्सन की जो बॉडी है उसमें जो फैट है, एग्जिस्टिंग एनर्जी जो है, एग्जिस्टिंग जो फैट है, उसका ब्रेकडाउन होने लगता है और बॉडी थोड़ी थोड़ी कमजोर होने लगती है, और इसी कारण से उसके अंदर वेट लॉस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट है अपना इसके अंदर क्लिनिकल फीचर वेट लॉस। फोर्थ वन की बात करें, फोर्थ सिम्टम इसमें रहता है, वो रहता है रेक्टल ब्लीडिंग, राइट, रेक्टम के अंदर ब्लीडिंग होना। नेक्स्ट सिम्टम क्या है? रेक्टल ब्लीडिंग। अब रेक्टल के अंदर ब्लीडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है? इंटेस्टाइन के अंदर अल्सरेशन हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सरेशन हो रहा है, और अल्सरेशन होने की वजह से इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है, इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में जो ब्लड वेसल्स हैं उनका माइनर ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाना, छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका रप्चर हो जाना, और उस कारण से इंटेस्टाइन के अंदर से ब्लीडिंग भी स्टार्टिंग हो सकती है। तो रेक्टम के अंदर से ब्लीडिंग या स्टूल जो भी वाटर डिस्चार्ज हो रहा है उसके साथ ब्लड का भी डिस्चार्ज होना, रेक्टल ब्लीडिंग इसमें सिम्टम है। किसके अंदर? अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। आगे बढ़ेंगे, नोजिया, राइट। नेक्स्ट अपना जो सिम्टम रहता है वो रहता है नोजिया, नोजिया, राइट, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाने के कारण, और एब्डोमिनल, किसी भी तरह से एब्डोमिनल में यदि एब्नॉर्मलिटी है, इंटेस्टाइन के अंदर एब्नॉर्मलिटी है, तो नोजिया और वोमिटिंग जो है वो इसके अंदर कॉमन फीचर्स रहते हैं, राइट। और एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प, राइट, एब्डोमिनल क्रैम्प। एब्डोमिनल क्रैम्प भी एक तरह से क्या है? साइन एंड सिम्टम ऑफ द या क्लिनिकल फीचर ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके बाद कुछ ऐसे रहते हैं जैसे कि डायरिया, राइट, परसिस्टेंट डायरिया। जो डायरिया यदि जाता नहीं है, ये डायरिया यदि कंटिन्यूअसली बना रहे, ये डायरिया यदि कंटिन्यूअसली बना रहे, जाता नहीं रहे, तो जा नहीं सकता है, तो इसको अपन कहते हैं परसिस्टेंट डायरिया। क्या कहेंगे? परसिस्टेंट डायरिया। लिख लीजिए, आप स्पेलिंग में बोल रहा हूँ,
PERSISTENT, persistent diarrhea. इट कैन कॉज द माल न्यूट्रिशन। और परसिस्टेंट यदि डायरिया कंटिन्यूसली रहा, लगातार रहा, परसिस्टेंट फॉर्म में रहा, तो वो माल न्यूट्रिशन भी कॉज कर सकता है। इट कैन कॉज द माल न्यूट्रिशन, इट कैन कॉज द माल न्यूट्रिशन, राइट। ये भी आप इसमें लिखिए नोट्स के अंदर। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखिए, इसके अंदर वीकनेस हो जाना, राइट, और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना। तो और अपने फीचर्स इसमें क्या होते हैं, 6th वन अपना फीचर हो जाएगा वीकनेस हो जाएगी, और 7th फीचर अपना हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। तो इस तरह से ये सारी चीजें क्या होगी, क्लिनिकल फीचर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, राइट, क्लिनिकल फीचर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाना, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाना। और इसके अंदर जो ग्रोथ है वो डिले हो सकती है, पर्सन की जो ग्रोथ है, बेबी की जो ग्रोथ है वो डिले हो सकती है। यदि बच्चा है ना, बेबी है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और बड़ा है तो वो माल नरिश्ड हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। ये सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। अब आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर यदि हम सिम्टम्स को डिवाइड करें, राइट, सिम्टम्स को डिवाइड करें तो किस तरह से सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कॉमन सिम्टम्स क्या क्या है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आप कॉमन सिम्टम लिखिए, कॉमन सिम्टम्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कॉमन सिम्टम्स लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, हम 3 तरह के सिम्टम्स पढ़ेंगे, कॉमन सिम्टम्स। सेकंड हमारा रहता है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, और थर्ड हमारा रहेगा सीरियस सिम्टम्स, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स। तो मैं तीनों को एक साथ लिख ले रहा हूँ यहाँ पर। कॉमन सिम्टम्स, फर्स्ट हमारे कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सेकंड हमारा एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स क्या होते हैं, और थर्ड हम लेंगे सीरियस सिम्टम्स, राइट, सीरियस सिम्टम्स। तो कॉमन सिम्टम्स के अंदर कॉमन साइन एंड सिम्टम्स फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पहला लिखिए ब्लड विथ स्टूल, ब्लडी स्टूल आप कह सकते हो, ब्लड विथ स्टूल, जो कि हमने अभी देखा था, ब्लड विथ स्टूल, जिसको अपन रेक्टल ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। ये कॉमन सिम्टम है, ये यूजुअली पेशेंट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड कॉमन सिम्टम है फटीग। कॉमन सिम्टम के अंदर ही सेकंड आपको लिखना है फटीग, राइट, फटीग लिखना है। नेक्स्ट लिखना है एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, जो कि हमने क्लिनिकल फीचर्स में अभी लिखे थे। इसके बाद है लो रेड ब्लड सेल काउंट, लो आरबीसी लो हो जाएगी, राइट। इसके बाद आगे नोजिया विदाउट वोमिटिंग, नोजिया भी हो सकता है, नोजिया, राइट, विथ या विदाउट वोमिटिंग, वोमिटिंग हो भी सकती है, साथ में वोमिटिंग नहीं भी हो सकती है। तो ये सब कॉमन फीचर्स हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के। इसके साथ और कॉमन फीचर है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इसके बाद है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब कि सडनली, अचानक से, जिसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उस तरह का वेट लॉस इसमें होना। ये सब है कॉमन फीचर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, राइट। आगे बढ़ेंगे। सेकेंड टाइप का जो फीचर रहता है अपना, वो रहता है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल फीचर्स, ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जो इंटेस्टाइन के सराउंडिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड सिम्टम्स रहते हैं। तो इसमें लिखिए फर्स्ट आई पेन, राइट, आई जो कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड नहीं है, आई पेन इसमें होता है, आई पेन, राइट, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से और माल न्यूट्रिशन होने के कारण से आई पेन होता है। दूसरा इसी में लिखिए रेडनेस, राइट, रेडनेस हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो आपका एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल फीचर है, इसके अंदर लिखिए नेक्स्ट जॉइंट एक एंड पेन, जो जितने भी जॉइंट्स हैं, राइट, बॉडी के जो जॉइंट हैं, जॉइंट्स के बीच में एक हो जाएगा, एकिंग हो जाएगी, जॉइंट एकिंग, जॉइंट पेन भी कह सकते हैं, राइट, जॉइंट पेन। इसके बाद माउथ अल्सर या ओरल अल्सर के नाम से जानते हैं, ओरल अल्सर, राइट। इसके बाद है स्किन रैशेज और चेंजेस, स्किन रैशेज
स्किन रेशेस और चेंजेस, राइट। इसके बाद लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी का जो फ्लूइड है वो लॉस हो जाना, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ये भी आपका क्या है, क्लिनिकल फीचर है। और इसके बाद लीवर डिजीज, राइट, और रेक्टल पेन, लीवर डिजीज, लीवर डिजीज लिखिए, और नेक्स्ट है रेक्टल पेन। तो ये सब चीजें क्या हो गई, लीवर डिजीज एंड रेक्टल पेन, ये सब चीजें क्या हो गई, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम ऑफ कोलाइटिस। आगे बढ़ेंगे, सीरियस सिम्टम, आगे क्या बढ़ेंगे, सीरियस सिम्टम। तो सीरियस सिम्टम ऐसे सिम्टम्स जिसके अंदर पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस होती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये सिम्टम्स जो है वो लास्ट में आते हैं और सीवियर फॉर्म में आते हैं, जिससे डिजीज प्रोग्रेस करती है और उसके बाद ये सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं, तो ये सिम्टम्स जो वो बहुत सीरियस रहते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इनएबिलिटी टू पास द गैस और स्टूल। फर्स्ट पॉइंट, इनएबिलिटी टू पास गैस एंड स्टूल, गैस और स्टूल जो है वो पास करने में इनएबिलिटी होना। सेकंड पॉइंट है सीवियर एब्डोमिनल पेन। सेकंड पॉइंट क्या है, सीवियर एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन होना, ये भी सीवियर के अंदर काउंट होता है। इसके बाद सीवियर वोमिटिंग, वोमिटिंग इतनी सीवियर हो जाना कि पेशेंट कोमा में भी जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट उसके कम पड़ जाते हैं, तो सीवियर वोमिटिंग होना। इसके बाद वोमिटिंग के साथ ब्लड होना, वोमिटिंग विथ ब्लड, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमेटेमेसिस, राइट, हिमेटेमेसिस। यदि स्पुटम के साथ ब्लड है तो हिमोप्टाइसिस, और वोमिटिंग के साथ ब्लड है तो हिमेटेमेसिस। इसके बाद सीवियर प्रॉब्लम आएगी पेशेंट को, वो आएगी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सीवियर ब्लीडिंग होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ये भी एक तरह से सीवियर फीचर्स में काउंट होता है यदि ब्लीडिंग सीवियर हो जाए तो ये इस तरह से हमने 3 टाइप के क्लिनिकल फीचर्स देखे किसके अंदर, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग हम लेते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब हम कैसे डायग्नोस करें कि पर्सन को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है। तो पहला तो ये कि क्लिनिकल फीचर्स रिलेटेड आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, और दूसरा ये कि उसके इटियोलॉजी से रिलेटेड आपको हिस्ट्री को पूछना है, राइट। तो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री तो आपके कॉमन पॉइंट हो जाएंगे, और अपनी हेडिंग हो जाएगी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, और फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका मेडिकल हिस्ट्री, राइट। और यहाँ पर आप ये कह सकते हो मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, राइट, मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल हिस्ट्री में बार बार रिवाइज नहीं करूँगा, पिछले जो भी क्लासेज हैं उसमें अच्छे से बता रखा है। मेडिकल हिस्ट्री में हम पर्सन की जो लाइफ स्टाइल है, पर्सन के जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनसे रिलेटेड हिस्ट्री को हम पूछते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है या नहीं, और हुआ है तो किन कारणों से हुआ है। और दूसरा, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम इस तरह का एग्जामिनेशन करते हैं कि पर्सन के जो रिलेटेड डिजीज कंडीशन पे हमको जो जिस भी डिजीज कंडीशन पे डाउट है या जो भी डिजीज कंडीशन डायग्नोस्ड करनी है, उससे रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटी पेशेंट में मौजूद है, वो एबनॉर्मलिटी क्या इंडिकेट कर रही है। तो ये हम फिजिकल एग्जामिनेशन इसको देखने के लिए करते हैं। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें तो इसमें जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं, राइट, उसमें हमारा जो स्पेशल खास जो पढ़ने जैसा है वो है एंडोस्कोपी, और एंडोस्कोपी को भी हमने कई बार पढ़ लिया है। एंडोस्कोपी मैंने कई बार बता दिया है पिछले क्लासेस में, आप देख सकते हैं, राइट। फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लाइट कैमरा होता है, और ये सारा ओरल कैविटी से या रेक्टम कैविटी से ये अंदर जाता है। जिस ऑर्गन को ये स्टडी करने के लिए जाता है उस नाम के अकॉर्डिंग इस प्रोसीजर का नाम रहता है, जैसे कि ईसोफेजियल एंडोस्कोपी, राइट, गैस्ट्रिक एंडोस्कोपी या डिओडिनल एंडोस्कोपी, इस तरह से इनके नाम रहते हैं, लेकिन प्रोसीजर एक ही थ्योरी पर काम करता है। आगे बढ़ेंगे, जो दूसरी तरह की जो जांच है, जो कॉमन रूटीन हमारे जांच रहती है वो रहती है ब्लड सैंपल, जिसके अंदर CBC, WBC, इन्फेक्शन का बढ़ना, ESR का
ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इस रेट का एबनॉर्मल होना, ये सब क्या इंडिकेट करता है कि बॉडी के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन है, किसी तरह का इन्फ्लामेशन है या कोई पैथोजेनिसिटी उसके अंदर चल रही है। इन चीज़ों को कंफर्मेशन करने के लिए ये हम जांचें करते हैं। क्या क्या बताया? WBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, राइट, CBC, WBC, ESR, ये रूटीन चेकअप होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हम जांच कर सकते हैं वो इसमें रहता है कोलोस्कोपी, राइट। एंडोस्कोपिक जो प्रोसीजर रहता है उसी प्रोसीजर के थ्रू यदि हम कॉलन को चेक करें, राइट, कॉलन को यदि हम चेक करते हैं तो वो कोलोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी भी होता है और बेरियम एनीमा और एक्सरे। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, एंडोस्कोपी, कोलोस्कोपी, बेरियम एनीमा एक्सरे, बेरियम एनीमा एक्सरे, बेरियम एनीमा एक्सरे, राइट। बेरियम एनीमा एक्सरे क्या है मैं बता रहा हूँ, और इसके अंदर और बाकी सब चीज़ें, ये सारा मेन इंपॉर्टेंट है। अब ये बेरियर एनीमा क्या होता है? आपने एनीमा सुना होगा। एनीमा में क्या होता है, एक पाउच रहता है, पाउच के अंदर ऑयली फ्लूइड रहता है और ये पाउच एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहता है जिसको अपन कहते हैं एनीमा पाउच, राइट। अब ये एनीमा पाउच जो है वो पेशेंट के रेक्टम में, राइट, पेशेंट के रेक्टम के अंदर ये इंजेक्ट किया जाता है और इस पाउच को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो ऑयल है वो पेशेंट के रेक्टम में और पेशेंट के इंटेस्टाइन में ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और यहाँ पे जो पहले से जमा जो फीकल एक्सक्रीटा है या स्टूल है जो पास नहीं हो रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको पास करने के लिए, लुब्रिकेंट करने के लिए और उस जो फ्लूइड है, एक्सक्रिएट है, उसको बाहर रिमूव करने के लिए, वॉश आउट करने के लिए हम एनीमा का उपयोग करते हैं। तो जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज आ जाते हैं, उनके अंदर हम एनीमा का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये बेरियम एनीमा का मतलब ये है कि उसी एनीमा के अंदर सपोज ये पाउच है, राइट, ये पाउच है, इस पाउच से ये ट्यूब निकली हुई है, ये ट्यूब जाएगी पेशेंट के रेक्टम के अंदर। अब इसके अंदर जो एनीमा है के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या रहता है, बेरियम का कंटेंट रहता है, बेरियम रहता है। अब ये बेरियम जब पेशेंट के इंटेस्टाइन में जाएगा तो पेशेंट के इंटेस्टाइन में ये बेरियम दीवारों में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ये दीवारों में चिपक जाएगा और जहाँ जहाँ पे भी छाले हैं वहाँ पे ये बेरियम नहीं चिपकता है, ठीक है। तो उससे हम जब स्कैनिंग करेंगे हमें पता चल जाएगा कि छाले कहाँ कहाँ पर हैं, अल्सरेशन कितने ज़्यादा है, किस तरफ पे है, कितने सीवियरिटी में, कितने बड़े हैं, ये सारी जांचें कर स्टडी के डेटा हमको मिल जाते हैं। किस कारण से, कौन से प्रोसीजर से, बेरियम एनीमा से। तो पहले बेरियम एनीमा लगाएंगे और फिर उसका एक्सरे स्कैनिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सब क्या हो गया, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। जैसा मैंने आपको बताया है वैसा ही आपको नोट्स में लिखना है। क्या लिखना है, फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए कि मेडिकल हिस्ट्री, राइट। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन को यदि आपको नोट्स के रूप में लिखना है तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए मेडिकल हिस्ट्री। और इसमें क्या लिखना है कि मेडिकल हिस्ट्री में क्या लिखना है आप लिख सकते हैं, नोट्स मेरे साथ में बोल रहा हूँ, मेडिकल हिस्ट्री, राइट। इसके अंदर लिख सकते हैं आस्क द पेशेंट, राइट, आस्क द पेशेंट अबाउट risk factor related lifestyle। आस्क द पेशेंट अबाउट रिस्क फैक्टर रिलेटेड लाइफ स्टाइल, मतलब कि ऐसी कोई रिस्क फैक्टर रही हो पहले उसने, जैसे कि स्पाइसी फूड ज़्यादा लिया हो या इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो या जेनेटिक कंडीशन से हो, तो इन सब कंडीशन में हमें ये पता चल जाएगा कि इसे अल्सरेटिव कोलाइटिस किस कारण से हुआ है। सेकंड हमारा पॉइंट रहता है वो रहता है फिजिकल एग्जामिनेशन, राइट। और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या लिखना है, फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें लिखना है असिस्ट द पेशेंट फिजिकली, उसके फिजिकल बॉडी को असिस्ट करना एंड ऑब्जर्व द क्लिनिकल फीचर्स related to ulcerative colitis, clinical feature related to ulcerative colitis से related
क्लिनिकल फीचर्स को हमको असिस्ट करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंडोस्कोपी, राइट, एंडोस्कोपी। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, एंडोस्कोपी। और एंडोस्कोपी में लिखिए अ फाइन ट्यूब, अ फाइन फ्लेक्सिबल ट्यूब, इट इंक्लूड camera and a light, right, it include small camera and light inserted by the physician in the tube like structure of the body, ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिखना है, इन द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ब्रैकेट में ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिखना है, ओरल कैविटी, ईसोफेगस, राइट, ईसोफेगस, और आपका ये आ जाएगा गैस्ट्रिक, स्टमक, राइट, ईसोफेगस कोमा स्टमक, डिओडिनम, राइट, और यदि रेक्टम से इंसर्ट करते हैं तो कोमा करके और लिखिए, कॉलन, राइट, और ब्रैकेट क्लोज। इस तरह के जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर फ्लेक्सिबल ट्यूब फिजिशियन के द्वारा इंसर्ट की जाती है, ब्रैकेट क्लोज। अब आके लिखिए टू असिस्ट द एबनॉर्मलिटी ऑन रेस्पेक्टेड साइट, टू असिस्ट द एबनॉर्मलिटी ऑन रेस्पेक्टेड साइट। जो भी वो रेस्पेक्टेड साइट है, जो भी पर्टिकुलर साइट है, उसमें एबनॉर्मलिटी को असिस्ट करने के लिए, अल्सरेशन को स्टडी करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। नेक्स्ट आप लिखिए कोलोनोस्कोपी, राइट, इसके बाद नेक्स्ट लिखिए फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, और नेक्स्ट लिखिए बेरियम एनीमा, राइट। तो बेरियम एनीमा के अंदर कंटेंट लिख लो आप। बेरियम एनीमा इज अ diagnostic procedure in which patient is asked to barium pouch insertion in the patient's rectum, comma, this barium content injected into the rectum and colon, it binds with the inner lining of the intestinal structure. It binds with the inner lining of intestinal structure, and any kind of the abnormality is persist, and if any kind of the abnormality persist, it will be scanned by X-ray. This technique is known as the barium enema X-ray. राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके, ऑल द बेस्ट।